अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 की हिस्ट्री यूनिट नंबर 3 पर्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स चैप्टर के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज में आपके हैं सबसे पहले एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 नोट्स। इंतहाई आसान और इंतहाई सोबर किस्म के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दोगे और इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। पेज नंबर 54 पे देखें, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1, द टर्म पैक्स रोमाना मीन्स, ये आपकी बुक में क्लियर लिखा हुआ है। टर्म पैक्स रोमाना का मतलब है रोमन पीस। ठीक है, आगे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस वाले का है रोमन पीस। अलेक्जेंडर, दूसरे वाला, अलेक्जेंडर एस्टैब्लिश्ड डैश इन एंशियंट इजिप्ट which became the affluent capital of the Ptolemaic of Mesopotamian kingdom। उसने क्या बनाया था एंशियंट इजिप्ट में? अलेक्जेंडर ने वहां पे एक शहर कायम किया था अपने नाम से, जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया रखा था। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 पे आओ, साइरूस द ग्रेट वॉज एम्परर ऑफ। साइरूस किस जगह का बादशाह था? इंडस वैली, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शिया। ये हमने पढ़ा है। साइरूस द ग्रेट या साइरूस आजम ने पर्शियन एम्पायर बनाई थी, तो वो किसका बादशाह हुआ? पर्शिया का। नंबर 4, ड्यूरिंग पर्शियन एम्पायर सुसारुसार्दिस वाज एन अर्ली फॉर्म ऑफ। ये एक सड़क थी। ये किसकी अर्ली फॉर्म थी जो बाद में हमने सिल्क रोड में कन्वर्ट कर दी थी? पहला है सुइस कनाल, अलेक्जेंड्रिया, सिल्क रोड, काशकाई रक्स। तो इसका आंसर है सिल्क रोड। आखिरी वाले पे आओ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद, रोमन एम्पायर बिकेम द अनराइवल्ड पावर इन द नोन वर्ल्ड ड्यू टू इट्स। वो दुनिया की वो ताकत बन गई, रूमी दुनिया की वो ताकत बन गए जिन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उनके पास दे हैड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उनकी मैशियत स्ट्रॉन्ग थी, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, कल्चर स्ट्रॉन्ग था, ये डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग थी। तो क्योंकि उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, उनकी फौज स्ट्रॉन्ग थी। एमसीक्यूज यही थे 5 आपके, इनके आंसर्स आपने देख लिए। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ पर्शियंस। पर्शियंस का ओरिजिन क्या था, वो कहां से पैदा हुए थे और पर्शियन एम्पायर किस तरीके से स्टार्ट हुई थी? तो ओरिजिन ऑफ पर्शियन, एंशियंट ईरान also known as Persia was a historical region of southwestern Asia closely linked to modern Iran. Early Persians referred to their homeland as Parsa. The Medes ruled over the Persians until Cyrus the Great arrived in 559 to 530 BC. एशियंट ईरान, पुराने वक्तों में जो ईरान था, या उसको हम पर्शिया भी कहा करते थे, ईरान का पुराना नाम भी पर्शिया ही था। was a historical region of southwestern Asia closely linked to modern Iran। जो आजकल का ईरान है उसके करीब करीब के इलाकों पे ये बना हुआ था। अर्ली पर्शियन रेफर टू देयर होमलैंड एज पारसा। पुराने वक्तों के जो पारसी थे वो अपने घर को पारसा कहा करते थे। उन ईरान को वो लोग पुराने वक्तों में पारसा कहा करते थे, और वहां पे जो लोग रहते थे उन्हें पारसी कहा जाता था। ठीक है, और साइरूस द ग्रेट के आने से पहले वहां पे मेडीस नाम का एक बादशाह हुक्मरानी किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिमिलर इन पर्शियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशंस। पर्शियंस और ग्रीक सिविलाइजेशंस की सिमिलैरिटीज क्या थी, उनमें क्या बातें थी जो सेम थी? बोथ दीज सिविलाइजेशंस हैव मेनी सिमिलर क्यूलिनरी ऑफरिंग्स, यानी क्यूलिनरी कुकिंग से रिलेटेड उनके जो खाने पीने थे, द डिशेस वर कॉमन। उनके खाने पीने में जो ज़रात वो उगाया करते थे, जो फसलें वो उगाते थे, वो भी सेम थी, और जो वो खाना खाया करते थे, जिस टाइप का खाना वो पकाया करते थे, वो भी सिमिलर था। जिस तरह आप बिरयानी को देखो तो बिरयानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में होगी, इससे ज्यादा आगे बिरयानी आपको नहीं मिलेगी एज अ डिश जो बहुत कॉमन हो। तो इस तरह पर्शियंस और ग्रीक्स में भी बहुत सी डिशेस इंतहाई कॉमन थी। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ टेक्सिला। तो टेक्सिला क्या था? टेक्सिला अलेक्जेंडर द ग्रेट का, यूनानी हुकूमत का वो शहर था जो उन्होंने ग्रीस से बाहर बनाया था। द सिटी ऑफ टेक्सिला इज लोकेटेड इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। अब जो टेक्सिला का सिटी है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में है। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस डिपिक्ट दैट द सिटी वाज वेल डेवलप्ड अंडर द पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर ने इसको बहुत ज्यादा मेंटेन किया था, बहुत ज्यादा बनाया संवारा था इस शहर को।
अंडर दारियुस वन कौन था? बादशाह था पर्शियन एम्पायर का. द लिंकेज ऑफ द गंधारा रीजन वाज इंक्रीज्ड विद वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यू टू द कमर्शियल नेटवर्क एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स. गंधारा रीजन टेक्सिला को कहते हैं. इसका दूसरी दुनिया से राब्ता बहुत बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो थी वो बहुत डेवलप हुई थी. द पैसेज ऑफ वेरियस कॉन्वॉय ऑफ ट्रेडर्स टू द गंधारा assimilated with artistic and cultural influence of the diverse regions. वहां से जो जाती काफले गुजरा करते थे वो भी गंधारा सिविलाइजेशन की जो आर्ट्स और आर्किटेक्चर था उनको देखा करते थे और वहां से कुछ ना कुछ सीख के जाया करते थे. हाईलाइट, अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन ऑन द सब कॉन्टिनेंट. ग्रीक सिविलाइजेशन का जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया राजा पोरस से लड़ने के लिए तो उनकी आने का यहाँ पे क्या असर पड़ा? द ग्रीक एडेड वैल्यू टू इंडियन इंटेलेक्ट. उन्होंने क्या किया? उनके आने से इंडियन इंटेलेक्ट यानी इंडिया के जो दानिश्वर लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा. दे इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए. उनका एक वेज था जिसमें वो यूनानियों ने उस वक्त एक वेज बनाया हुआ था जिसमें वो क्या करते थे? पानी भरा करते थे और उसके साथ उन्होंने एक स्टिक लगाई हुई थी जिससे वो घुमाते थे तो पानी जो था वो दूसरी तरफ से आगे ग्लास रखते थे और पानी उसके ऊपर पानी ग्लास में आ जाता था. तो वो टेक्नोलॉजी थी. वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लेके आए और डेवलप एस्ट्रोनॉमी. उन्होंने यहाँ पर सितारों का इल्म भी लोगों को सिखाया. ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब देखते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को. लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीक्स इन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड साइंस. यूनानियों ने आर्ट्स, आर्किटेक्चर और साइंस, मतलब आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग्स बनाने का काम, इसमें उन्होंने क्या मेन काम किए थे? ग्रीक्स वर इनोवेटिव इन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड साइंस. वो बहुत इनोवेटिव थे, वो नई नई चीजें बनाया करते थे. दे लेड द बेसिस ऑफ एंशिएंट थिएटर. उस वक्त यूनानियों ने एक एंशिएंट थिएटर बनाया था. उनका थिएटर किस तरह होता था? एक ओपन मैदान था, खुला मैदान, और उसके ऊपर जिस तरह आपने स्टेडियम देखे होंगे, अभी स्टेडियम में आपने देखा है एक चेयर, एक सर्कल ऑफ चेयर्स पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, यानी चेयर्स के ऊपर ऊपर ऊपर. इस तरीके से स्टेडियम की तरह उन्होंने वहां पर लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई थी और बीच में एक मैदान होता था जहां पर गेम्स खेली जाती थी या फिर कुछ भी एक्टिविटीज दूसरी होती थी. दे वर एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स. वो एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों के इल्म में बहुत तेज थे. एशियन ग्रीक वाज शोज दैट दे वर एडवांस्ड इन आर्ट्स एंड डेवलप टेक्नोलॉजी. ये वही एशियन ग्रीक वाज है जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि उसको घुमाया करते थे तो दूसरी साइड से पानी निकलता था. नंबर 2, हु वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट? डिस्क्राइब हिज एनकाउंटर विद राजा पोरस. अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? उर्दू में सिकंदर आजम कौन था? और राजा पोरस के साथ उसकी जंग क्या हुई, आप बताएं. राजा पोरस इंडिया का एक बादशाह था पुराने वक्तों में. अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ एंशियंट ग्रीक किंगडम. वो पुराने यूनान का बादशाह था. He founded one of the largest empires in the world, which included areas like Persia, Syria and Egypt, etc. उसने दुनिया की बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत बनाई जिसमें बड़े बड़े इलाके उस वक्त के पर्शिया, सीरिया और इजिप्ट भी शामिल थे. While conquering the world, जब वो दुनिया को फतह कर रहा था, आपको पता है सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी. तो जब वो दुनिया फतह कर रहा था, जंगें कर रहा था, he advanced to India where he met राजा पोरस. वो इंडिया में आया जंग करने के लिए जहां पे उसकी मुलाकात राजा पोरस से हुई. राजा invited him to fight but the battle remained indecisive. राजा ने उसको दावत दी, वो जंग करने के लिए आया. तो पुराने वक्तों में जंग का एक रूल हुआ करता था कि आप जंग करने जब जाएंगे तो आप वहां पे जाके पहले लोगों को कहते हैं कि आप या तो आप पहले हार मान लें तो हम जंग नहीं करेंगे, वरना अगर आप हार नहीं मानेंगे तो हम जंग करेंगे. तो राजा पोरस ने कहा हम हार नहीं मानेंगे, इसी तरह हम आपसे जंग करेंगे. जब राजा और अलेक्जेंडर की जंग हुई तो बैटल का कोई नतीजा ही नहीं निकला, जंग का कोई नतीजा नहीं निकला. वो दोनों इतने अच्छे जंगजू थे कि उनकी आर्मीज भी इतनी अच्छी थी कि उनकी जंग का कोई नतीजा नहीं निकला. वो लड़ते रहे बस. अलेक्जेंडर चोज पीस ओवर वॉर एंड रिटर्न किंगडम टू राजा अगेन. अलेक्जेंडर ने यह सोचा कि बजाय हम इसी तरह लड़ते रहें, उन्होंने क्या किया, जंग रोक दी और उन्होंने क्या किया, अमन मुआहिदा कर लिया आपस में, और किंगडम जो था, जो राजा पोरस की जो बादशाहत थी, जो इलाके थे, उसको वापस कर दिए. तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल
ये रूमी सल्तनत के ज़माने की बात करें या रोमन सिविलाइजेशन में लोगों की ज़िंदगियों पर, उनके रिलीजन पर और उनकी सियासी ज़िंदगियों पर क्रिश्चियनिटी यानी जो उस ज़माने का रिलीजन था उस इलाके का, वो किस तरह इंपॉर्टेंट था। क्रिश्चियनिटी वॉज अ सेंटर ऑफ कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल। कि उस जमाने के जो लोग थे, वहां का जो कल्चर था, वहां के लोगों का जो रहने सहने का तरीका था, वो सब क्रिश्चियनिटी के तौर तरीकों पे बेस कर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो उनको फोकस करते हुए उन्होंने ये सब चीजें अपने लिए बनाई थी। चर्चेस सर्व्ड एज स्कूल्स, जो आपको पता है क्रिश्चियंस की का मेन जो मरकज है इबादत का वो चर्च होता है। चर्चेस सर्व्ड एज स्कूल्स एंड मेडिकल सेंटर्स फॉर पीपल, थस सर्विंग एज अ प्लेस विच वुड इन्फ्लुएंस देयर सोशल लाइफ्स। चर्चेस में क्या होता था कि वहीं पे बच्चों को तालीम भी दी जाती थी स्कूल की या जो भी उन्होंने पढ़ना लिखना होता था उस वक्त, और मेडिकल सेंटर, और अगर कोई बीमार हो जाता था तो चर्चेस में तबीब भी हुआ करते थे उस वक्त जो लोगों का इलाज किया करते थे। यानी लोगों का सोशली हर तरीके से लेना देना जो था वो चर्च से रहता था। तो यानी जब वो चर्च में आते थे अपने पढ़ने के लिए या मेडिकल के लिए या किसी भी और जरूरत के लिए, तो वो यहाँ पे दीन भी सीखा करते थे। तो यानी जो क्रिश्चियनिटी थी वो उनकी रूहों में बस गई थी इस तरह बार बार चर्च में आते जाते। हाउ वॉज द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन एथेंस डिफरेंट फ्रॉम स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा हमने पढ़े थे, कौन थे एथेंस और स्पार्टा? ग्रीक सिविलाइजेशन के अहम तरीन सिटी स्टेट्स थे। अब हम पढ़ते हैं एथेंस और स्पार्टन्स में क्या डिफरेंसेस थे, उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ किस तरह डिफरेंट थी। एथेंस हैड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ देयर ओन व्हाइल स्पार्टन्स हैड एन असेंबली। एथेंस क्या करते थे, हर मामले पर डेमोक्रेटिक सिस्टम वो होता है जहां पे हर मामले में लोगों की राय ली जाती है, आम लोगों से पूछा जाता है। एथेंस आम लोगों से अपना हर मामला पूछा करते थे, जबकि स्पार्टन्स ने एक अमीर लोगों की एक असेंबली बनाई हुई थी, वो उनसे सिर्फ सारी बातें डिस्कस किया करते थे। नंबर 2, एथेनियंस लेड फोकस ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स। एथेंस के जो लोग थे वो पढ़ाई पर और कोई हुनर सीखने पे, आर्ट वगैरह सीखने पे ज्यादा फोकस किया करते। वाइल स्पार्टन्स वर मेनली वॉरियर्स, जबकि स्पार्टन्स जो थे वो सिर्फ जंगजू थे, उनका फोकस जंग सीखने और बच्चों को सिखाने पे होता था। एथेनियन विमेन हैड लिमिटेड राइट्स। एथेंस की जो औरतें थी उनके पास इतने ज्यादा हुकूक नहीं थे, उन्हें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। वेयर एज स्पार्टन विमेन वर एजुकेटेड एंड एक्टिव, जबकि स्पार्टन वुमेन जो थी उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, वो मर्दों की तरह कुछ भी कर सकती थी, किसी भी जंग में पार्टिसिपेट कर सकती थी। और स्पार्टन विमेन जो थी वो एथलीट्स भी थी, वो विमेन एथलीट्स थी उस वक्त भी। एथेंस हैड अ स्मॉल आर्मी। Athens had a small army, but every member of Spartan society was a warrior. एथेंस की बहुत छोटी सी एक आर्मी थी जो अगर जरूरत पड़ती थी लड़ाई करने की तो लड़ा करती थी, जबकि स्पार्टन सोसाइटी का हर बंदा जंगजू था, वो हर वक्त लड़ने को तैयार रहते थे। एथेनियंस वर एजुकेटेड व्हाइल स्पार्टन्स वर डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रांग। एथेंस ने किस चीज पे फोकस किया था? एथेंस के लोगों ने वो पढ़ाई पे और एक अच्छी जिंदगी गुजारने पे ज्यादा फोकस करते थे, जबकि स्पार्टन्स इस चीज पे फोकस करते थे आप हर वक्त स्ट्रांग रहें, तैयार रहें, डिसिप्लिन रहें। ठीक, आपके लॉन्ग क्वेश्चन यही थे जो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब है आपके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, दो टॉपिक है, साइरूस द ग्रेट और बाइजेंटीन एम्पायर। तो छोटे छोटे से नोट्स हैं। साइरूस द ग्रेट, साइरूस वाज द फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर। साइरूस जो था उसने पर्शियन एम्पायर बनाई थी। ही बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन एंड कन्वर्ट द बेबीलोनियंस, फिनिशियन एंड अजायरियंस। ये भी डिफरेंट सिविलाइजेशंस के लोग थे। बेबीलोनियंस इराकी थे, फिनिशियंस एंड अजायरियंस भी थे। ही बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, उसने इन लोगों को फतह करके दुनिया की एक बड़ी तरीन रियासत बनाई। ही वॉज द डिप्लोमेटिक रूलर एंड वॉरियर, वो अपने मसलों को बातचीत से हल करने वाला इंसान था और एक अच्छा जंगजू भी था। He brought peace and prosperity to the lands he conquered. वो जिन जगहों को फतह किया करता था वहां पर अमन लाता था, तरक्की लेकर आता था, वहां पे डिफरेंट चीजें बनाता था। साइरूस बिल्ड रोड्स, उसने सड़कें बनाई, एंड एस्टैब्लिश्ड पोस्टल सर्विसेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए लोगों को राब्ते एक दूसरे से अच्छे मेंटेन करने के लिए उसने क्या की, उसने सड़कें बनाई ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सके, और पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की, यानी खत पहुंचाने की, एक जगह से दूसरी जगह पे खत पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो रियासत ने खुद ली। बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज अ रिलीजियस स्टेट ऑफ क्रिश्चियंस वेयर क्रिश्चियनिटी वाज सेंटर ऑफ द सोसाइटी। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी, पूरे बाइजेंटीन एम्पायर जो थी, जो रोमन एम्पायर थी, उसके कुछ एरिया को कहा गया था मिडल इरा में।
और ये एक रिलीजियस स्टेट थी, इसमें जितने भी रूल्स और लॉज थे वो सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। इट्स कैपिटल एट दैट टाइम वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल। उस वक्त इसका कैपिटल जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया जिसे कहते हैं, विच इज नाउ इस्तांबुल इन तुर्की। और अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसका नया नाम इस्तांबुल है और वो तुर्की में है, ठीक है। जब तो ऑटोमन्स ने, उस्मानी लोगों ने इसे फतह किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को, रोमन अपायर खत्म हुई थी, तो इसका नाम जो था उस वक्त भी कुस्तुनतुनिया ही था, लेकिन अब इसको बैक इन कुछ अरसा पहले इसका नाम जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल से इस्तांबुल रख दिया गया। ये सब थे आपकी पूरी एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 3 पर्शियन, ग्रीक्स एंड रोमन्स की। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।